नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो क्लास में। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी दुनिया यानी भूगोल विषय पर है, जिसमें आज हम लोग इकाई 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय कृषि। इसे ऊपर के अध्यायों का वीडियो अभ्यास प्रश्नों के हल सहित मेरे चैनल के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो अगर आपने पहले इनको नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ ले। हम चलते हैं इकाई 2 भारतीय कृषि पर। यह है आपका इकाई 2 भारतीय कृषि। और आज इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि कृषि है क्या। इसके बाद कृषि के प्रकार में सबसे पहले हम लोग स्थानांतरित कृषि को समझेंगे, फिर गहन कृषि को समझेंगे और अंत में वाणिज्यिक कृषि को भी समझेंगे। फिर इसके बाद भारत में फसलों के 3 प्रकार हैं, उन तीनों प्रकार को समझेंगे, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। इसके बाद उपयोगिता के आधार पर फसलों को 5 भागों में बांटा गया है, खाद्य फसलें, रेशेदार फसलें, पेय फसलें, बागवानी और व्यापारिक फसलें। तो इन 5 फसलों को हम अच्छे से समझेंगे। इसके बाद कृषि को प्रभावित करने वाले कारक यानी कृषि होने के लिए जो समस्या उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद हम अपने बिहार प्रांत की कृषि के बारे में समझेंगे, कैसा है कृषि यहाँ का। और फिर 1960 के दशक में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था यानी हरित क्रांति आया था, उसको भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद उत्तर पूर्व भारत में जो चाय का खेती होता है असम घाटी में, उसको हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत का खाद्यान्न उत्पादक प्रदेश जो है पंजाब, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर अंत में हम लोग इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यह है आपका अध्याय भारतीय कृषि। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए, कृषि को इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, हम सबसे पहले समझते हैं कि यह कृषि है क्या। तो जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि कृषि करना, जिसे हम कृषि कार्य कहते हैं, एक प्राथमिक क्रिया है। अब आप यह समझिए कि यह प्राथमिक क्रिया, माध्यमिक क्रिया यानी द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया क्या है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी भी क्रियाएं होती है उनको 3 भागों में बांटा गया है। और प्राथमिक क्रिया यानी पहला क्रिया जो है वह कृषि कहलाता है। ठीक है, कृषि कार्य जो है वह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक क्रिया यानी माध्यमिक क्रिया के अंतर्गत ये उद्योग, फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है, यह सब आता है आपको माध्यमिक क्रिया में। ठीक है, और तृतीयक क्रिया यानी टर्शियरी सेक्टर में आता है। जैसे हम लोग शिक्षक है, पढ़ाते हैं, है ना, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंक का कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, यह सब यानी आदमी जो अपना सेवा देता है वह आ जाता है तृतीय क्रिया में। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक सेक्टर, ये प्राथमिक क्रिया आपको हो गया कृषि कार्य। द्वितीयक यानी माध्यमिक क्रिया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया आपका उद्योग, फैक्ट्री। ठीक, और टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्रिया हो गया आपका ये हम लोग जो सेवा देते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील इत्यादि सब। ठीक है, तो अब आपको यह लाइन समझ में आ गया होगा कि खेती करना, जिसे हम कृषि कार्य कहते हैं, एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, हमारे देश की 60% जनसंख्या कृषि कार्यों से ही जीविका पाती है। कहने का मतलब है कि हमारे देश में 60% से ज़्यादा यानी 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वह क्या करते हैं, खेती करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। अब हम यह समझते हैं कि यह कृषि कार्य है क्या। ठीक है, तो देखिए, भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियाँ, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन यानी मछली पालन करना इत्यादि, यह सब क्या है, यह सब कृषि कार्य है। तो इसके परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि यानी कृषि है क्या। तो भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन इत्यादि करना क्या है, कृषि कार्य है। ठीक है, तो कृषि कार्य क्या है, आशा है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, लिखा है, ये कृषि करने की विधियाँ एवं तकनीक प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होती है, यानी हर जगह अलग अलग प्रकार से कृषि किया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार है। ठीक, पहला है आपको स्थानांतरित कृषि। ठीक, दूसरा है यहाँ पे देखिए गहन कृषि, और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, इस तीनों को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह स्थानांतरित कृषि क्या है। इस स्थानांतरित कृषि को इंग्लिश में कहते हैं शिफ्ट फार्मिंग। ठीक है, शिफ्ट फार्मिंग। देखिए, यह शब्द से ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्थानांतरित कृषि यानी स्थान अंतर करने वाला कृषि, यानी एक जगह से दूसरे जगह करने वाला कृषि। ठीक है, देखिए, आपके बिहार में जो कृषि होता है, खेती होता है, एक ही खेत में हर साल 2 फसल उपजता है और हर साल
मतलब निरंतर यह प्रक्रिया चलता रहता है। ठीक, लेकिन जहाँ पे जंगल होता है, जैसे पहाड़ों में बहुत जंगल होता है, तो वहाँ जो कृषि होता है वहाँ स्थानांतरित कृषि होता है, यानी शिफ्ट फार्मिंग होता है। ठीक है, वह कैसे होता है, तो देखिए, यह खेती की एक प्रक्रिया है जिसमें जंगलों को साफ कर व गड्ढों को भरकर फसल उपजाई जाती है। यानी बहुत ज़्यादा जंगल रहता है तो क्या करता है, लोग जंगल को साफ कर लेता है, उसको काट कूट के हटा देता है, जला देता है और उसको खेत बना देता है। ठीक, सालों साल फसल उपजाते रहने पर वहाँ ज़मीन की उर्वरता कम हो जाती है, और जब 2-4-5 साल जब वहाँ पे फसल उपजा लेता है तो फिर वहाँ का ये ज़मीन का जो उर्वरता है वह क्या हो जाता है, वह ख़त्म हो जाता है। अब वहाँ पे फसल नहीं उपज सकता है। ठीक, तब क्या करता है, लोग उस जगह को छोड़ देता है। अब उस जगह पर फिर से जंगल उपज जाता है। ठीक, अब क्या करता है, अब वह फिर से दूसरे जगह पर जाता है और जंगल को साफ करता है। ठीक, तब वहाँ खेती करना छोड़ देते हैं और जंगल के किसी दूसरे हिस्से को साफ करके वहाँ पर खेती करने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो अपना प्रक्रिया निरंतर करते रहते हैं। 5 साल यहाँ पे साफ करके खेती कर लिए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर अगले जगह जंगल को साफ किए और फिर 5 साल खेती किए। तो इस तरह का जो खेती है, कृषि है, वह स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्ट फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, अब यह जो स्थानांतरित कृषि है, देखिए विश्व के अनेक भागों में इसको झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, इसी का स्थानांतरित कृषि का ही नाम है झूम कृषि। ठीक, इस झूम कृषि को यानी स्थानांतरित कृषि को और भी अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए वेनेजुएला एक देश है। ठीक है, विश्व के नक्शे पे देखिए यहाँ पे है, वेनेजुएला में इसको कोंगो नाम से जाना जाता है। ठीक, वैसे ही देखिए मलेशिया एक देश है, इस मलेशिया देश में इसको लदांग नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर वैसे ही देखिए मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, इस तरह की खेती को। ठीक है, और इस तरह की खेती जो ब्राज़ील में होती है उसको रोका नाम से जाना जाता है। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे। अब देखिए यह जो स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, इसको कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर्तन एवं दहन कृषि। ठीक, तो कहने का मतलब कृषि एक ही है। ठीक, और इसको अन्य नामों से हर जगह अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब देखिए हमारे देश में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे देखिए असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहा जाता है। ठीक, उड़ीसा में इस तरह की खेती को पामाडाबी कहा जाता है। ठीक, केरल में जो इस तरह का खेती होता है उसको कुमारी कहा जाता है। राजस्थान में वालड़े कहा जाता है, और हिमालय क्षेत्र के ये क्षेत्र में खील, और झारखंड में कुड़ुल नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए कृषि एक ही है, स्थानांतरित कृषि, और इसको कितने नामों से जाना जाता है। ठीक है, आप सभी नामों को क्या करेंगे, अपने नोट में, ये कॉपी में, नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। हम चलते हैं आगे। अब देखिए कृषि का जो अगला प्रकार है वह है गहन कृषि, जिसको इंग्लिश में इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। ठीक, हम समझते हैं यह इंटेंसिव फार्मिंग यानी गहन कृषि है क्या। तो देखिए भारत के उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, कहने का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र भारत का जहां पे कम ही इलाके में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे कैसा खेती होता है, वहाँ पे ये गहन जीविका कृषि की जाती है। ठीक, इस पद्धति में कम से कम भूमि में अधिकतम उत्पादन का प्रयास किया जाता है। ठीक, कहने का मतलब है जमीन कम रहता है और उसमें लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक फसल उपजाने का प्रयास करते हैं। आप अपने ही बिहार में देखे होइएगा, किसी किसी खेत में आलू जब उपजाया जाता है तो आलू के साथ साथ उसमें मकई भी रोप दिया जाता है ना। फिर मकई के साथ साथ उसमें सरसों को भी रोप दिया जाता है, उसमें मूली भी रोप दिया जाता है। मतलब एक ही खेत में क्या किया जाता है, अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। और चूंकि एक ही खेत में बहुत ज़्यादा फसल का उत्पादन होता है, इसके लिए श्रम, उर्वरक यानी खाद बीज, ठीक है, और उपकरणों का भरपूर प्रयोग होता है। और एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, गहन कृषि कहा जाता है। ठीक है, और हमारे बिहार में इसी प्रकार की खेती होती है। कैसा खेती, गहन कृषि। ठीक है, तो गहन कृषि क्या है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके परिभाषा में अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके लिए श्रम उर्वरक पद्धति, इसके लिए श्रम उर्वरक और उपकरणों का भरपूर ये प्रयोग किया जाता है, और एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, हम गहन कृषि कहते हैं, यानी इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। ठीक, और हमारे बिहार में इसी प्रकार की खेती होती है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा यह गहन कृषि यानी इंटेंसिव फार्मिंग क्या है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रकार पर। अब देखिए कृषि का जो अगला प्रकार है वह है वाणिज्यिक कृषि। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है,
इस कॉमर्शियल फार्मिंग यानी वाणिज्यिक कृषि में ऐसा कृषि होता है जिसको बेचकर कुछ आमदनी कमाया जा सके यानी कुछ पैसा आए, उसको हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है, इसके परिभाषा में आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश से जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करते हैं जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है, तो इस प्रकार की कृषि क्या कहलाती है? वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे आम का खेती है ना, लीची का खेती है, कपास का खेती है, कपास जो जिससे रुई निकलता है, जिससे कपड़ा बनता है। ठीक, नारियल का खेती, ठीक है, चाय का खेती असम में होता है। ठीक, फिर कॉफ़ी का खेती, फिर इसके बाद देखिए मसालों का खेती, उसके बाद देखिए रबर का खेती, यह पेड़ से निकलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए केला का खेती, बांस का खेती, यह सब का जो खेती है यह सब वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसको बेचकर कुछ पैसा कमाया जाता है। किसान लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को बेचकर पैसा कमाते हैं, इसलिए यह क्या कहलाता है? वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे बिहार में यह वाणिज्यिक कृषि में कौन कौन सा खेती होता है। तो देखिए बिहार में मुख्य रूप से मखाना का उत्पादन होता है, जो दरभंगा मधुबनी के आसपास में होता है। देखिए मखाना इस तरह का गोल गोल होता है। ठीक है, आप खाए होंगे। इसके बाद देखिए केला का खेती होता है बिहार में मुख्य रूप से वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत। और फिर तंबाकू का खेती होता है, जो खैनी वैनी जो बनता है, पान गुटखा लोग खाते हैं, उसमें तंबाकू का यूज होता है। ठीक, तो बिहार में मुख्य रूप से मखाना, केला और तंबाकू जो है। इसके अलावा बिहार में आम, लीची, ये आम लीची भी होता है। ठीक है, आप ये मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के आसपास के क्षेत्रों में लीची बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बिहार में आम का भी खेती होता है। तो यह सब खेती जो है यह वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको बेच के किसान क्या करते हैं? मुनाफा कमाते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि क्या है आपको आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यह गहन कृषि क्या है यह भी आपको आशा है समझ में आ गया होगा। और फिर स्थानांतरित कृषि यानी झूम कृषि क्या है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, आइए अब हम फसल के प्रकार को समझते हैं। देखिए भारतवर्ष में ऋतुओं के अनुसार फसलें रोपी जाती है और काटी भी जाती है। ठीक, यहाँ मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं हैं। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद, इसको गर्मा भी कहते हैं। ठीक, यह जो खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल यह मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर के समय इसको काट लिया जाता है। आप देखे होइएगा धान जो होता है, धान वह बरसात के समय में यानी जून जुलाई के समय में रोपा जाता है और फिर अक्टूबर नवंबर के टाइम में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो फसल है इसको क्या कहते हैं हम लोग? खरीफ फसल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से धान है, मक्का है, जूट है, मूंगफली है इत्यादि इसमें उपजाए जाते हैं। ठीक है, तो खरीफ फसल क्या है आप समझ गए। अब अगला है आपका रबी फसल। देखिए ठंडा के मौसम में जो है वह रबी फसल उपजता है। ये फसलें अक्टूबर नवंबर के समय में बोई जाती है। देखिए अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल को काटा जाता है और फिर अक्टूबर नवंबर में ये रबी फसल को बोया जाता है। जैसे देखिए गेहूँ, इसका मुख्य फसल रबी का गेहूँ है। ठीक, गेहूँ को आप देखिएगा अक्टूबर नवंबर के समय में बोया जाता है और अब मार्च अप्रैल में भी उसको काट लिया जाता है। तो जितने भी रबी फसल है उनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक, कर रहा है कि इस दौरान उपजने वाली फसलों को तापमान एवं जल की आवश्यकता खरीफ की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, इसलिए यह जो होता है खरीफ फसल गर्मी में होता है और यह रबी ठंडा के मौसम में होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आपको मिलेगा गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि। ठीक है, अब देखिए खरीफ फसल और रबी फसल के अलावा एक और फसल है जिसका नाम है जायद फसल। यह जायद फसल क्या है? सो देखिए रबी, खरीफ व रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है वे जायद फसल कहलाती है। ठीक, देखिए मतलब खरीफ फसल जब काटा जाता है और रबी फसल जब बोया जाता है उसी बीच में, ठीक, उसी बीच में यह जो गर्मा फसल है इसको उपजा लिया जाता है। ठीक, रबी, खरीफ और रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है वे क्या कहलाती है? जायद फसलें। जैसे देखिए बहुत सारा सब्जी का उत्पादन इसमें होता है, तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जी इत्यादि। यह सब कौन सा फसल है? यह सब जायद फसल है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है और जायद यानी गर्मा फसल क्या है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। यह हमेशा एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए नीचे उपयोगिता के आधार पर फसलों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितना भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। खाद्य फसल, रेशेदार फसल, पेय फसल, बागवानी फसल और व्यापारिक फसल। इन पांचों को अब हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं।
तो देखिए पहला जो फसल है वह है खाद्य फसलें। खाद्य फसलें जो है वे फसलें जिन्हें किसानों द्वारा भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपजाया जाता है। मतलब ऐसा फसल जिसको हम लोग उपजा के क्या करते हैं, खाते हैं, वह क्या कहलाता है, खाद्य फसल कहलाता है। जैसे देखिए इसमें बहुत सारा फसल है, धान, गेहूं, चना, मूंग, मटर, अरहर, ज्वार, बजरा, रागी, मक्का इत्यादि। यह सब क्या है, यह सब खाद्य फसल है। ठीक है। मतलब जो भी हम लोग उपजाते हैं खेत में अपने खाने के लिए, मतलब अपने ये भूख का, भोजन का आवश्यकता की पूर्ति के लिए, वह सब क्या है, खाद्य फसल है। ठीक। देखिए इस फसल में गेहूं और धान के अलावा दलहन और तिलहन मुख्य फसल है। अब देखिए दलहन क्या है, तो देखिए दलहन के अंतर्गत जितना भी दाल होता है वह सब आता है। जैसे देखिए चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द है ना, मटर इत्यादि, यह सब दाल है ना, इस सब का दाल हम लोग खाते हैं। तो इन सबको, इस सभी को क्या कहते हैं, दलहन कहते हैं। इसके बाद देखिए तिलहन क्या है, तो तिलहन के अंतर्गत देखिए वैसी फसल है जिसके बीज को क्या कर, बीज से हम लोग क्या करते हैं, तेल निकालते हैं। जैसे देखिए सरसों का तेल है ना, तिल का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल। ठीक है। इसके अलावा देखिए सोयाबीन का तेल व नारियल का तेल। ठीक है। तो यह सब जो है, यह सब तिलहन है। ठीक है। इनके बीजों से क्या किया जाता है, तेल निकाला जाता है। ठीक है। तो खाद्य फसलें में मुख्य रूप से क्या क्या आता है, धान, गेहूं। ठीक। उसके बाद दलहन में चना, अरहर, मूंग, मसूर, मटर इत्यादि। और फिर तिलहन में सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन और नारियल इत्यादि। ठीक है। और खाद्य फसल क्या है, तो वैसी फसलें जिन्हें किसानों द्वारा भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपजाया जाता है। ठीक। आशा है खाद्य फसल क्या है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। हम चलते हैं दूसरे नंबर रेशेदार फसल पर। देखते हैं यह रेशेदार फसल है क्या। यह है आपका रेशेदार फसल। हम समझते हैं रेशेदार फसलें हैं क्या। ठीक है। तो देखिए रेशेदार फसल में मुख्य रूप से दो फसल है। वह कौन कौन सा है, तो पहला है कपास और दूसरा है जूट। ठीक। आप कपास देखे होइएगा, कपास जो होता है वह कॉटन इसको कहते हैं। ठीक। यह जो है इससे कपड़ा बनता है, इससे धागा बनता है और इससे कपड़ा उपड़ा बनता है। ठीक। और जूट जो है इसको पटुआ कहते हैं हिंदी में। इससे भी बहुत सारा बुझोला है, बोरा है इत्यादि पैकिंग करने के लिए जो सामान सब बनता है वह सब इस जूट से बनता है। तो यह दोनों बहुत ही मतलब ये ज़रूरत वाला फसल है। जूट की फसलें प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। ठीक है। मतलब यह दोनों जो फसल है यह प्रमुख रेशेदार फसल है। ठीक। अब देखिए कपास का जो पौधा होता है वह मुख्य रूप से काली मिट्टी पर होता है। ठीक। और कपास का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि राज्यों में होता है। ठीक है। किसका, ये कपास का। अब हम देखते हैं हमारे बिहार में किसका खेती होती है। देखिए बिहार में जो है वह कपास का खेती नहीं होता है, बिहार में जूट की खेती खूब होती है। ठीक। बिहार में जूट की फसल खूब उगाई जाती है। इस जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक। आपसे पूछेगा प्रश्न में कि सुनहरा रेशा क्या है, तो सुनहरा रेशा क्या है, यह जूट है। ठीक। और इस जूट का खेती बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा इत्यादि जिलों में खूब होती है। ठीक है। तो रेशेदार फसल में मुख्य रूप से कौन कौन सा फसल है, कपास जो मुख्य रूप से काली मिट्टी पर होता है। ठीक। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि राज्यों में। और कपास, ये जूट जो है यह मुख्य रूप से बिहार में होता है। ठीक। इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं, जो बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा इत्यादि जिलों में होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने रेशेदार फसलों को भी समझ लिया अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं पेय फसलों पर कुछ समझते हैं, यह पेय फसल है क्या। तो देखिए ऐसा फसल जिसको हम पीने के उपयोग में लाते हैं उसको क्या कहते हैं, पेय फसल कहते हैं। जैसे देखिए पीने के उपयोग में हम लोग दो ही फसल लाते हैं, एक है चाय और दूसरा है कॉफ़ी। ठीक है। यह आप भी पीते होइएगा चाय सवेरे शाम में, और कॉफ़ी पीते होइएगा। ठीक है। तो यह चाय और कॉफ़ी जो है यह पेय फसल है। ठीक है। और चाय की फसल अपने देश में खूब होती है, आपको भी पता होगा। यह जो चाय है इसकी खेती हमारे देश में मुख्य रूप से असम में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में खूब होता है। क्या, चाय का फसल। ठीक। देखिए भारत जो है विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक देश है। देखिए निर्यातक का मतलब होता है दूसरे देशों में बेचना। तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा चाय उत्पादन होता है, और हमारे देश के चाय के जो व्यापारी है वह क्या करते हैं, विदेशों में चाय को बेचते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक देश है। ठीक है। और देखिए दूसरा जो पेय फसल है वह है कॉफ़ी। ठीक। कॉफ़ी को, भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी कहा जाता है। देखिए विश्व में हमारे जो भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन होता है उस कॉफ़ी का बहुत मांग है। क्यों? इसको देखिए मधुर कॉफ़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और यह कॉफ़ी कहाँ होता है? तो देखिए मुख्य रूप से यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इत्यादि राज्यों में होता है। ठीक है। तो पेय फसल क्या है आपको समझ में आ गया। पेय फसल में मुख्य रूप से आता है चाय और दूसरा कॉफ़ी। ठीक। चाय किस राज्य में होता है आपको पता चल गया, और कॉफ़ी किस राज्य में होता है यह भी आपको पता चल गया। ठीक है। अब हम अगले फसल पर चलते हैं जिसका नाम है बागवानी फसल। तो देखिए इसको आप आसान भाषा में समझिए कि ऐसा फसल जो बगीचों में उपजता है उसको हम क्या कहते हैं? बागवानी फसल कहते हैं। जैसे देखिए केला, केला का बगीचा आप देखो होइएगा, है ना, उसमें सिर्फ केला ही होता है। आम का बगीचा देखो होइएगा, आम का पेड़ होता है सिर्फ। लीची का बगीचा देखो होइएगा आप, है ना, उसमें सिर्फ लीची होता है। सब्जी, ठीक, फूल का बगीचा होता है। ठीक है। तो यह सब जो है यह बागवानी फसल है। क्यों? क्योंकि यह सब बगीचों में होता है। ठीक है। तो बागवानी फसल क्या है यह भी आप समझ गए। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, सब्जियों की मांग प्रतिदिन होती है इसलिए साग सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि यह ट्रक फार्मिंग क्या है, तो सब्जियों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग। ठीक। और बागवानी फसल में क्या आ गया? केला, आम, लीची, सब्जी, फूल इत्यादि, अमरूद, है ना, और भी बहुत सारा फसल होगा। मतलब ऐसा फसल जो बगीचों में उपजता हो। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा लास्ट जो फसल है वह है व्यापारिक फसल। हम समझते हैं यह व्यापारिक फसल है क्या। तो देखिए व्यापारिक फसल में ऐसा फसल आता है जिसको उपजा के हम लोग क्या करते हैं? उसका व्यापार करते हैं, यानी उसको बेचते हैं और उससे हम लोग आमदनी यानी पैसा कमाते हैं। तो देखिए व्यापारिक फसलों में मुख्य रूप से आता है आपको रबर, ठीक, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना। ठीक है। यह सब जो है यह सब व्यापारिक फसल है। अब देखिए इसमें दिया है आगे कि रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती है। यानी इस रबर को अगर आप छोड़ दें तो बिहार में मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना इत्यादि यह सब क्या होता है? यह सब फसल उपजाया जाता है। ठीक। तो व्यापारिक फसल क्या है यह भी आप समझ गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कारक जो हमारे यहाँ कृषि होने में या खेती होने में क्या करता है? समस्या, व्यवधान पैदा करता है। वह कौन कौन सा कारक है? इन्हीं कारकों को हम लोग क्या करेंगे अभी समझेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे पहला जो कारक है वह है वर्षा पर निर्भरता। तो देखिए हमारे हमारे देश में बहुत से ज़्यादा जो खेती होता है वह खेती जो होता है वह वर्षा पर ही निर्भर होता है। कहने का मतलब है वर्षा अगर अच्छा होगा तो खेती फसल अच्छा होगा, और वर्षा की हिसाब अगर नहीं होता है तो क्या होता है? फसल अच्छा नहीं होता है। हमारे यहाँ सिंचाई करने का साधन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। तो मुख्य हमारे जो फसल है वह भगवान भरोसे है। मतलब अगर अच्छा बारिश हुआ तो अच्छा फसल, और बारिश अच्छा नहीं हुआ तो फसल बेकार हो जाता है। ठीक है। तो यह एक कारक है। अगला जो है खेतों के छोटे आकार। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो खेत है वह क्या हो रहा है? छोटा होते जा रहा है। ठीक। तो जाहिर सी बात है खेत जब धीरे धीरे जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा? कम अनाज पैदा होगा। तो इस तरह से एक यह भी कारक है खेतों के छोटे आकार। और अगला है भूमि का असमान वितरण। कहने का मतलब है कि खेत तो बहुत है, हमारे पास ज़मीन बहुत है, लेकिन खेती करने लायक ज़मीन जो है वह बहुत ही कम है। ठीक है। असमान वितरण के चलते। तो इस तरह से यह भी एक कारक है। और अगला है कृषि ऋण। कहने का मतलब यह है कि किसान जो है आजकल क्या करते हैं? ये ऋण ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, पैसा उधार ले लेते हैं ये खेती करने के लिए। कि वर्षा नहीं होने के कारण फसल अगर बर्बाद हो जाता है तो क्या होता है? वे जो कर्ज लेते हैं उस कर्ज को वापस चुका नहीं पाते हैं, और उस कर्ज के बोझ तले वह दब जाते हैं, जिसके कारण उनका जो कृषि है वह प्रभावित हो जाता है। ठीक है। अगला है कृषि विपणन। कहने का मतलब है किसान खेती तो कर लेते हैं, अच्छा अनाज तो उपजा लेते हैं, लेकिन उसको उसको बेचने के लिए उनको अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये व्यवस्था के अभाव, बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों व व्यापारियों को क्या करते हैं? सस्ते दामों पर बेच देते हैं। ठीक। कहने का मतलब है वे, अब आप देखिए आप किसी से बेचते होइएगा धान, जब धान उपजता है तो आप धान किसी को 10 रुपये किलो बेचिएगा, तो वह क्या करता है? वह दूसरे जगह बेचता है
₹16, ₹17, ₹18 इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब सारा जो मुनाफा है वह बिचौलिया यानी व्यापारी खा जाता है, और जो किसान मेहनत करके उतना मेहनत से उपजाता है उसको मुनाफा नहीं मिल पाता है, ठीक। यही है कृषि विपणन। अगला है परंपरागत कृषि। कहने का मतलब है कि हमारा जो कृषि व्यवस्था है पुराना कृषि व्यवस्था ही चलते आ रहा है, उसमें नया कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आजकल जो नया नया मशीन आ गया है उन सब मशीनों से खेती अगर होगा तो और अच्छा से आसानी से खेती होगा और ज़्यादा पैदावार होगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो कृषि है वह वही किसान हल बैल कुदाल खंती खुरपी इत्यादि का उपयोग होता है, ठीक। और जिसके कारण हमारा जो कृषि है ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही सब है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब इन कारकों के चलते हमारा कृषि जो है आज भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं कि हमारे बिहार की खेती कैसी होती है, ठीक है। हम अपने बिहार के कृषि के बारे में समझते हैं। तो यह तो आप जानते हैं कि बिहार का जो ये कृषि है वह कैसा कृषि होता है, वह गहन कृषि है। आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं पीछे पन्ना में कि बिहार में इसी प्रकार की खेती होती है। कैसा खेती होता है, गहन कृषि, ठीक है। अब देखिए बिहार प्रांत की जो कृषि है वह मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है, ठीक। मानसून का मतलब होता है वर्षा पर आधारित है। कहने का मतलब है अगर वर्षा अच्छा होगा तो यहाँ का कृषि बहुत अच्छा होगा, खेती बहुत अच्छा होगा, खूब बढ़िया फसल होगा। और वर्षा अगर किसी साल नहीं हुआ तो यहाँ का फसल बेकार हो जाता है। यानी हम लोग पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर हैं, ठीक है। और देखिए हमारे यहाँ जो खेती करने का तरीका है वह पुराना है। कहने का मतलब हम लोग हल बैल कुदाल खुरपी इत्यादि का ही उपयोग करते हैं। नया नया मशीन जो आया है ट्रैक्टर, ये सब बहुत सारा मशीन जो आया है खेती करने का, उन सब मशीनों का अभी तक हमारे यहाँ नहीं पहुँचा है, ठीक। इसके बाद जो है हमारे बिहार में जो है वह छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वे सभी क्या करते हैं, वे सभी कृषि कार्यों में ही लगे रहते हैं, ठीक। उनको कोई दूसरा काम करने के लिए है नहीं, है ना। यहाँ पे फैक्ट्री है नहीं, कहीं पे वे कमा नहीं सकते हैं। तो अंततः वे लोग क्या करते हैं, ये अपना खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस यहाँ छुपी हुई बेरोजगारी भी यहाँ का खास विशेषता है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे है कि हमारे राज्य में कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब हमारे राज्य में जो लोग हैं वह ऐसा नहीं है कि खेती करके बहुत पैसा कमा लेते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं अपने जीवन में, है ना। वे कृषि इसीलिए करते हैं ताकि उनका जीवन चलता रहे, उनका जो परिवार है उसका खाना पीना साल भर का भोजन उसमें कमी नहीं हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कृषि होता है वह जीवन निर्वहन यानी हम लोग जीने के लिए कृषि करते हैं, और उस कृषि से हम लोग कुछ मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। तो यही है हमारे बिहार का कृषि, है ना। हमारे बिहार में जो कृषि है वह इसी तरह से होता है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला हमारा टॉपिक है हरित क्रांति, ठीक है। क्या है, हरित क्रांति। इस हरित क्रांति को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप समझिए अच्छे से। तो देखिए 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए। इन्हीं बदलावों के कारण इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया, ठीक है। हरित क्रांति क्या है, तो देखिए यह कब आया था, 1960 में। देखिए 1960 से पहले का जो खेती होता था वह पुराने तरीके से होता था, हल बैल, है ना, हल बैल कुदाल खुरपी इस सब का उपयोग करके होता था। लेकिन 1960 में जो है कृषि करने में बहुत व्यापक बदलाव आया। वह क्या क्या बदलाव आया उसको हम लोग आगे समझेंगे अभी। इन्हीं बदलाव के कारण क्या कहा गया, इसको हरित क्रांति का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि के बदले वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग होने लगा। कहने का मतलब कृषि करने के लिए नया नया मशीन का उपयोग होने लगा, संकर बीज का उपयोग होने लगा। कहने का मतलब उन्नत किस्म का बीज का उपयोग होने से क्या हुआ, फसल का उत्पादन बढ़ गया। कीटनाशक का उपयोग होने लगा। पहले जो फसल है वह कीड़ों से बर्बाद हो जाता था, तो कीटनाशक से क्या हुआ, उसको बचा लिया गया। कहने का मतलब पैदावार और बढ़ गया। सिंचाई के विभिन्न उन्नत तकनीक का उपयोग होने लगा। कहने का मतलब पहले क्या था, हम ये वर्षा पर ही निर्भर थे। अब नया नया बांध बनाकर, है ना, नया नया बोर्डिंग मशीन लगाकर क्या किया गया, सिंचाई का नया नया तकनीक अपनाया गया। इससे भी पैदावार क्या हुआ, बढ़ गया। एक ही फसल के साथ दूसरी फसल को लगाना, है ना, एक ही फसल के साथ साथ दूसरा फसल को भी लगाने का तरीका हम लोग सीख लिए। तो इस तरह से क्या हुआ, हरित क्रांति आया कब, 1960 के दशक में। और इस हरित क्रांति को यहाँ हमारे देश में लाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वह है MS स्वामीनाथन को जाता है। यही कृषि वैज्ञानिक थे जो हमारे देश में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हरित क्रांति के रूप में, कहने का मतलब कृषि के रूप में बहुत सारे बदलाव जो था इन्हीं के कारण से आया था।
ठीक है, यही लाए थे। अब देखिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे यह जो हरित क्रांति है मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, मतलब है ना, किसानों ने सबसे पहले वैज्ञानिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया। मतलब यह जो हरित क्रांति है यह मुख्य रूप से इन्हीं राज्यों में इसका प्रभाव हुआ। ठीक, किसानों ने खेती की जुताई और फसल ढुलाई के लिए क्या किया, ट्रैक्टर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक, फसल काटने के लिए मशीन का उपयोग होने लगा। ठीक, सिंचाई के लिए नए बड़ा बड़ा डैम, नहर का उपयोग होने लगा। ठीक, फिर इसके बाद देखिए प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए फसलों का बीमा का प्रावधान हो गया। ठीक, बीमा कहने का मतलब होता है, बीमा हो जाता है ना, तो जब फसल मान लीजिए बर्बाद हो गया तो क्या होता है, बैंक जिस बैंक से बीमा रहता है वह बैंक क्या करता है, उसको उतना पैसा दे देता है। ठीक, तो फसल का बीमा होने लगा। उसके बाद देखिए कम ब्याज पर बैंक से ऋण मिलने लगा किसानों को। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति, पैक्सों का गठन हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से किसान को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई गई। कहने का मतलब कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा क्या हुआ, बदलाव हुआ, और इसी बदलाव को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, यही था ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। अब हम चलते हैं आगे। देखिए सीढ़ी विधि यह एक तकनीक है ना। इस तकनीक से क्या किया जाता है, धान का खेती किया जाता है, यानी चावल का खेती किया जाता है। बहुत अच्छा से खेती होता है। ठीक, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं क्या है। अब देखिए असम प्रदेश में चाय की सर्वाधिक खेती होती है। दक्षिण चीन में भी चाय के बड़े बड़े बागान हैं, लेकिन दार्जिलिंग की हैप्पी घाटी के चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है ना। विश्व दार्जिलिंग में जो चाय उपजता है उसका विश्व में सर्वाधिक मांग है। देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व भारत का चाय प्रदेश असम घाटी प्रदेश। कहने का मतलब उत्तर हमारे भारत देश के उत्तर पूर्व में एक राज्य है जिसका नाम है असम। ठीक है, यहीं पे है, और इस असम घाटी को चाय का प्रदेश कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक, देखिए असम घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है, एक निम्न भूमि है जो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश है। मतलब चीन देश के बाद सबसे बड़ा चाय उत्पादक जो प्रदेश है वह कौन सा है, वह असम है। ठीक है, देखिए असम में चाय उत्पादन नदी घाटी में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर किया जाता है। मतलब कम ऊंचाई वाले जगहों पर क्या होता है, इसका खेती होता है चाय का। ठीक, देखिए चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय कछाड़ी लोग होते हैं। स्थानीय लोग जो होते हैं उनको कछाड़ी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लोग चाय का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चाय के बागान में ये लोग काम करते हैं। ठीक, देखिए इसी में आगे एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूज को जाता है ना, जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, 1823 ईस्वी में यहाँ उत्पादित चाय को ब्रिटेन के बाज़ारों में पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, पहले के लोग चाय नहीं जानते थे क्या होता है, और यही रॉबर्ट ब्रूज नामक व्यक्ति थे जो यहाँ चाय उत्पादन करके ब्रिटेन को के बाज़ारों में बेचे थे, है ना। तब से जाके चाय का महत्व लोग समझने लगे। ठीक, आगे कह रहा है कि ब्रिटेन से आने वाली मांग के कारण यहाँ चाय का उत्पादन तेजी से विकास हुआ। कहने का मतलब यहाँ के लोग उतना पहले चाय नहीं पीते थे, ब्रिटेन के लोग पहले बहुत चाय पीते थे, और वहीं के कारण क्या होता था, यहाँ पे चाय उपजाया जाता था और ब्रिटेन भेजा जाता था। लेकिन आज के डेट में हमारे देश में ही लोग बहुत क्या करते हैं, चाय पीते हैं। अब देखिए इसी में है आगे उत्तर पश्चिम भारत का खाद्यान्न उत्पादक प्रदेश पंजाब, है ना। उत्तर पश्चिम भारत में मतलब हमारे जो भारत देश का जो नक्शा है इसमें देखिए उत्तर पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। ठीक है, इस पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन होता है। कहने का मतलब है कि पंजाब भारत का अग्रणी कृषि उत्पादक प्रदेश है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कृषि उत्पादन होता है, और भारत में हरित क्रांति का वास्तविक असर पंजाब में ही देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इस पंजाब प्रदेश को गेहूं का टुकड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देश का 20% से अधिक गेहूं का उत्पादन अकेले पंजाब में होता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा इस पूरे टॉपिक को कि भारतीय कृषि में पंजाब का अग्रणी स्थान है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे देश में पंजाब जो राज्य है यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है।
आगे क्या कह रहा है कि संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस प्रांत की कृषि के समक्ष अनेक समस्याएं आ रही है। कहने का मतलब पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कृषि जो होता है उसमें अनेक समस्याएं भी आ रही है। अब वह क्या है, सो आप इसको देखिए कि पंजाब में कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से कम रहा है, ठीक। कहने का मतलब वहाँ पे इतना ना ज़्यादा कृषि होता है, इतना ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग होता है कि वहाँ का जो भूमि है वह खराब होते जा रहा है, ठीक। आगे कह रहा है कि अत्यधिक सिंचाई के कारण खेतों में जल जमाव की समस्या हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा लोग पानी पटा देते हैं खेत में कि वहाँ जल जमाव हो गया है। रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में प्रदूषण बढ़ने लगा है, ठीक है। वहाँ का उर्वरता शक्ति भी कम कम गया है। अब ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग होगा तो यही होगा, ठीक। आगे कह रहा है कृषि में उपकरणों, उन्नत बीज एवं कीटनाशी के बढ़ते प्रयोग के कारण कृषि लागत बढ़ रही है, ठीक। अब जितना ज़्यादा चीज़ उपकरण, नया नया बीज का ये लगेगा उतना ही खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। बंटवारे के कारण खेतों के आकार छोटे हो रहे हैं, ठीक। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है, खेत बंटा रहा है और खेत का आकार छोटा होते जा रहा है। तो यह सब समस्या जो है यह सब पंजाब में भी हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा कृषि होता है, ठीक। और धीरे धीरे यह समस्या हर जगह होगा। तो यही था इस अध्याय में। अब हम आगे चलते हैं, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम एक एक करके क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुत सारे विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको एक विकल्प को सही करना है, सही विकल्प को चुनना है। कृषि कार्य में शामिल है, देखिए भूमि को जोतना, मछली पालन करना, पशुओं को पालना, उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। ये सभी काम कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक। दूसरा प्रश्न है भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है। तो इसका ग आंसर होगा, गहन कृषि की जाती है, जो कि हमारे बिहार में भी होता है, ठीक। अगला प्रश्न है 3 नंबर, इनमें से कौन समूह रबी की फसल से संबंधित है, यानी कौन सा समूह जो है वह रबी फसल है। आप पढ़ चुके हैं रबी फसल के बारे में, ठीक है। तो यह होगा गेहूं, मटर, घ, ठीक। अगला है जूट की फसल मुख्य रूप से कहाँ होती है। तो देखिए जूट का जो फसल है वह यह किशनगंज और पूर्णिया के क्षेत्र में होता है, आप पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बिस्कोमान उपलब्ध कराती है। तो देखिए बिस्कोमान जो है यह किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराती है, ठीक है। आप इसको यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि खाली जगह को उपयुक्त शब्दों से क्या करना है, भरना है आपको। पहला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि को डैश कृषि भी कहते हैं, तो इसको झूम कृषि भी कहते हैं, ठीक है, झूम कृषि लिख सकते हैं। अगला है उत्तरी बिहार में डैश और डैश की खेती वाणिज्यिक कृषि है। तो देखिए मखाना और केला डाल सकते हैं आप इसमें, ठीक है। हमारे उत्तर बिहार के मुख्य वाणिज्यिक फसल है यह, क्या, मखाना और केला। अगला प्रश्न है जायद फसल का उदाहरण है तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जी इत्यादि, ठीक है। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को डैश सुविधा उपलब्ध होती है। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है। वे धन उससे प्राप्त करते हैं और कृषि कार्यों को सुगमता से कर पाते हैं। अगला प्रश्न है जैविक खादों से भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, ठीक है। जैविक खाद जो है वह भूमि का उर्वरता शक्ति क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 50 शब्दों में आपको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। कृषि कार्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न को उत्तर में आप लिख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन इत्यादि करना क्या है, कृषि कार्य है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। आपका अगला प्रश्न है खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है, सो उदाहरण बताएं। मतलब उदाहरण के साथ आपको बताना है कि खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है, ठीक। यह भी आपके पुस्तक में है। देखिए खरीफ और फसल और रबी फसल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, इसमें आपको उदाहरण भी है, मिल जाएगा दोनों का, ठीक है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, जीवन निर्वहन कृषि क्या है। तो देखिए जीवन निर्वहन कृषि जो है आपको किताब में देखते हैं क्या है,
इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए राज्य में, कौन राज्य में, तो देखिए बिहार राज्य में। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ से, बिहार राज्य में कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत होता है। यहाँ कृषि का स्वरूप व्यावसायिक नहीं हो पाया है। ठीक, यही क्या है, जीवन निर्वहन कृषि है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, व्यापारिक और बागवानी फसलों में के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो देखिए व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में आप पीछे पढ़े हैं, आप उसको लिख सकते हैं वहाँ से। यहाँ देखिए बागवानी फसलें हैं, तो बागवानी फसलों के बारे में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, केला, आम, लीची, सब्जी, फूल आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व, त्यौहार, शादी ब्याह और औषधियों की आपूर्ति के रूप में आपूर्ति करने में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यह सब हो गया आपको बागवानी फसल। और व्यापारिक फसल में आप लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, रबड़, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना, ये सब क्या है, व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, रबी को छोड़कर बाकी फसलें जो है बिहार में बहुत तादाद में उपजाई जाती है। ठीक, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, व्यापारिक फसल में, और फिर बागवानी फसल में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्द में आपको इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न है, बिहार की कृषि की क्या विशेषताएं हैं। तो बिहार की कृषि की विशेषताएं आप पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, बिहार का कृषि के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चूँकि 200 शब्दों में आपको देना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़े और अपने शब्दों में क्या करें, इसी को इधर उधर करके लिखे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है ना। खेती करने के तरीके पुराने हैं। ठीक, छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। ठीक, तो यह सब आप पॉइंट बना करके आ सकते हैं, हमारे कर सकते हैं कि हमारे बिहार की कृषि के बारे में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है। ठीक है, तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक को आप पीछे पढ़ चुके हैं, उनको क्या करना है, लिख देना है इसमें। तो देखिए कृषि को प्रभावित करने वाले यही सब कारक हैं। ठीक, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है वर्षा पर निर्भरता, दूसरा है खेतों के छोटे आकार, तीसरा है भूमि का असमान वितरण, तीसरा है कृषि ऋण, चौथा है कृषि विपणन और पांचवा है परंपरागत कृषि। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन 6 बिंदुओं को लिख देंगे और इसमें एक एक लाइन आप इसमें जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, आप इसमें यहाँ तक लिख लेंगे, इस बिंदु में आप क्या कर लेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक, इस बिंदु में आप भूमि का असमान वितरण में आप क्या करेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, फिर कृषि ऋण में क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक, यहाँ तक नहीं, यहाँ इसको पूरा लिख लेंगे आप। इसके बाद देखिए कृषि विपणन में आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, फिर परंपरागत कृषि में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करें, पहले आप इस पूरे को पढ़ ले और अपने शब्दों में क्या करें, लिखने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं भी जो प्रश्न आंसर होता है वो अपने शब्दों में लिखा रहता है तो वह ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला जो प्रश्न है वह, आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। मतलब आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन होता है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, देखिए इसको उत्तर में आप लिख सकते हैं कि राज्य में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला में लिखेंगे, कृषि के लिए नए नए उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। ठीक, सिंचाई के लिए नए नए नहरों तथा प्रत्येक खेतों तक बिजली पहुंचाया जा रहा है। फसलों का बीमा किया जा रहा है ना। किसान क्रेडिट कार्ड से कम ब्याज पर किसानों को ऋण मिल रहा है। मिट्टी की जांच के लिए प्रत्येक प्रखंडों में क्या किया जा रहा है, प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। ठीक, तो इस तरह से हमारे राज्य में कृषि का उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए यह सब प्रयास किया जा रहा है। इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। किताब पढ़ के आप अपने से भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपका प्रश्नावली खत्म हुआ। यहाँ पे परियोजना कार्य है जो आपको खुद से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हुआ। इसके अभ्यास प्रश्नों को भी आपने एक एक करके जैसे हल कर लिया और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको आपने समझा, लिखा।
ठीक, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें।